फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी ने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हम जीओसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब आज हम हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है जीओसी एमसीक्यू। हम जीओसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे आज। अब देखोगे यहाँ कुछ अलग लिखा हुआ है, डरना नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जीओसी हम करते हैं तो बहुत से बच्चे डरते हैं कि जीओसी के पता नहीं बेसिक कहाँ से लग गए हैं, हमसे क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें ये फियर निकालना है कि डरना नहीं है, हमें करना है। जो कंसेप्ट हमने अब तक की वीडियो सीखे हैं वो सारे कंसेप्ट हम आज में अप्लाई करेंगे और सभी कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद ही हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा। और आज हम बहुत क्विक में एक अच्छे सा आपके क्वेश्चन जो इधर लास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं और जो इम्पोर्टेंट है इस कंसेप्ट से, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है। तो इस वीडियोज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने इससे पहले जो आपके डिफरेंट इफेक्ट्स थे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को अपलोड किया था, उन सभी के वीडियो आप देखें। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इन सब क्वेश्चंस को लेते हैं। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, करना है। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, अपने कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। आप देखोगे कि 1 बाय 1 करके कैसे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, एक अमीन का है। आपको एक छोटी सी बात यहाँ बता देता हूँ पहले कि जब भी आप किसी भी एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर, जैसे यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम है, ये है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक सिस्टम है एनिलीन, ये बेंजोइक एसिड है, ये एनिलीन है। अगर ऐसा है तो आपको इनमें सबसे पहले एक रूल का बार बार ध्यान रखना पड़ेगा जो इनमें लगता है, वो होता है ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट में क्या है? ऑर्थो इफेक्ट ये बोलता है कि जब भी चाहे स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है, चाहे ये प्रेजेंट है, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीन है, जब भी आपके पास इनके ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, जब भी आपके इन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, इन दोनों ग्रुप्स के COH के और अमीन जो आपके पास अमीन ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स के अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ पे लग जाएगा तो आपका जो इनका एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो जब मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूँगा, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब यहाँ पे कोई ग्रुप होगा तो इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर घटेगा। यानी कि हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ऑर्थो इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज करता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एसिडिक ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है वो अलग अलग है। हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन में जो गिवन है वो है सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड ऑप्शन में है ऑर्थो नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड ऑप्शन में है पैरा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट में है आपका मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 1 बाय 1 देखते हैं। आपको पता है नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप होता है और इसके दोनों इफेक्ट्स हैं, -I इफेक्ट भी है और -R इफेक्ट भी है। तो ये मतलब विड्रॉइंग की तरह एक्ट करता है। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी एसिडिटी देखते हैं तो क्या देखते हैं? पहला देखते हैं ईज ऑफ लीविंग ऑफ H पॉजिटिव। उसके सेकंड पॉइंट देखते हैं कि H पॉजिटिव निकलने के बाद जो स्पीसीज बची है जिसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, वो आपका कितना स्टेबल होगा। अब इन सब में से आप क्या करो, इन सब में से H निकाल दो। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद हमने देखना है, देखो सबसे पहले जब हमने ऑर्थो इफेक्ट इसमें लगाया तो ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंगली ये जो हमारे पास स्पीसीज प्रेजेंट है इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो आप इसका ट्रेंड लिखोगे तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है 1 नंबर में इसको लिख देता हूँ। उसके बाद क्योंकि आपको पता है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी ग्रुप होता तब भी वो बढ़ाता ही, यहाँ पे चाहे कोई भी रिलीजिंग भी ड्राइंग उसका कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे। अब आपके पास रिमेनिंग 3 बच गए हैं। अब इसमें से हमें डिसाइड करना है। तो जब आपको पता है जो आपके ऑर्थो और जो पैरा पोजिशन होता है
वहाँ पे आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है। आपके जो ग्रुप है विड्रॉइंग है या आपके डोनेटिंग ग्रुप है वो नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या मेरे पास नाइट्रो का -I भी है और -R भी है। तो अब यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है, तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या करेगा, जो ये आपका यहाँ नेगेटिव जनरेट हो रहा है, ये नाइट्रो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर की तरफ, तो इससे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ विड्रॉ होंगे, मतलब ये आपके नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आपके नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये आपके सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है। तो आपके पास जो ये थर्ड वाला आ गया, उसके बाद थर्ड वाले का ऑप्शन आ गया, ये आपका सेकंड ऑप्शन पे रहेगा। अब इन दोनों में आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल बेंजोइक एसिड है जिसमें बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन के साथ मेटा पोजिशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे है तो यहाँ पे सिर्फ ये -I इफेक्ट शो कर सकता है। तो -I इफेक्ट क्या करता है, वो भी विड्रॉ करता है। तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा और उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, जो कि यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी उससे ज़्यादा होगी। तो थर्ड नंबर पे आपका ये आ गया और फर्स्ट आपका फोर्थ नंबर पे ये आ गया। तो ये आपका इसमें ट्रेंड बन गया। अब क्या ट्रेंड बना हमारे पास, 2 then 3 then 4 and then 1। तो ये आपका ट्रेंड होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने सिंपल कंसेप्ट लगाया, आपने एसिड बनाया, एसिड बना जो एसिड में H पॉजिटिव दिया, H पॉजिटिव देने के बाद हमने सिर्फ ये चेक किया कि किसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमने उसको डिफाइन किया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इनमें से कौन सा होगा। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। यहाँ पे बेंजीन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं, यहाँ भी हैं, वो यहाँ भी हैं, वो आपके यहाँ भी हैं। अब आपको पता है जब एरोमेटिक सिस्टम से डायरेक्ट NH2 अटैच्ड है तो उस केस में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स अंदर रिंग के अंदर आ जाएंगे, रिंग में अंदर आ जाएंगे तो बाहर इजीली अवेलेबल हो जाए नहीं रहेंगे। मतलब बेस के, आपको बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। बेस क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को दे सकता है उसको बेस बोलते हैं। अब जिसके पास जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो उतने ही ज़्यादा H पॉजिटिव को देगा। तो इसका मतलब आपके पास, आपको अगर बेसिक कैरेक्टर देखना है तो नाइट्रोजन पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो आपके पास बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो अब इन सब में क्या है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, रिंग डोनेट कर रहा है। लेकिन ये आपका जो क्राइटेरिया है इसमें नाइट्रोजन एरोमेटिक से डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसमें आपका नाइट्रोजन और इसके बीच में CH2 ग्रुप है। तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हैं आपके पास, वो आपके रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब दिस विल बी मोस्ट बेसिक। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में ये वाला होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एसिड्स विच हैज़ द लोवेस्ट पीके वैल्यू। अब आपको ये पीके वैल्यू कराने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, आप अच्छे से इसको ध्यान से नोट कर लेना, जो आपके बार बार काम आएगा। जो आपका पीके वैल्यू हम लेते हैं वो आपको पता माइनस लोगरिथम ऑफ के होता है वो, तो आपका ये वैल्यू के इनवर्सली पोर्शन रहेगा और एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा जो आपका सिस्टम प्रेजेंट है। अब आपको पता है अगर किसी की एसिडिटी के रहेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव के भी रहेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। आप जो पीके जिस तरीके से मैंने लिखा, आप PKB को भी एज सच लिख सकते हो। PKB अगर होगा तो KB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। KB आपस में जो बेसिसिटी के रहता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट भी, KB और बेसिसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर सकते हो कि जो आपका पीके वैल्यू है और ये PKB वैल्यू है किस किस चीज़ के डायरेक्टली किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैज़ द लोवेस्ट पीके वैल्यू। अब मैं इसको अगर लोवेस्ट करता हूँ तो मेरी एसिडिटी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट। तो मुझे क्या बताना है इसमें कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी वाला कौन सा है इसमें से, सिर्फ ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसको रखते हैं यहीं पे। अब इन सब में आपको एसिडिटी कंपैरिजन करना है। एसिडिटी कंपैरिजन कैसे करते हो आप लोग, H पॉजिटिव निकालना है और निकालने के बाद सिर्फ आपको रिमेनिंग स्पीसीज की स्टेबिलिटी देखनी है। तो मैंने इसका H पॉजिटिव निकाल दिया, नेगेटिव आ गया यहाँ पे,
इसका H पॉजिटिव निकाला नेगेटिव आ गया, इसका H पॉजिटिव निकाला नेगेटिव आ गया, इसका भी H पॉजिटिव निकाला नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। अगर मैं इसको देखता हूँ, इसमें क्या है, ये स्पीसीज है, और अगर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे तो आपके पास स्पीसीज जनरेट हो जाएगी ये वाली, ये। तो अगर हम देखते हैं इसका, तो सबसे पहले तो इसका सिमेट्रिकल जो इसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है उनका बिल्कुल, एक बार वैसा है तो एक बार इस साइड ऑक्सीजन पे, एक साइड ऑक्सीजन पे है। तो जब भी सिमेट्री कहीं होती है वो स्टेबिलिटी को कोज करती है, ठीक है। एक ये पॉइंट था, ये इतना पोर्शन सब में सेम है। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं और की एचडीटी पे क्या फर्क पड़ता है। ये सिंपलेस्ट था एच को मैंने CH3 से रिप्लेस कर दिया है, आपका यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हुआ है। कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो मैंने H को CH3 से रिप्लेस किया पहले, तो CH3 से रिप्लेस करने के बाद मेरे पास क्या बढ़ गया, प्लस आई इफेक्ट आ गया उसका, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद मैंने CH2CH3 लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया है। इथाइल ग्रुप का भी जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी है, तो प्लस आई इफेक्ट इससे ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट उसका, तो अगर वो लगेगा तो वो भी इसको डिस्टेबलाइज करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगेगा उसका और भी ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट, तो इसका मतलब उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो गया तो अनायन डिस्टेबलाइज हो जाएगा जो कंजुगेट बेस बना है। और हमें क्या देखना है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस मोर विल बी एचडीटी। तो इन सब में से हमारे पास सिर्फ ये केस ऐसा है जिसमें आपका जो कार्बन आयन या कंजुगेट बेस बना हुआ है सिस्टम आपका, वो सब ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब उसने पूछा है भी चाहे द लोवेस्ट पीके वैल्यू, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी तो इसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी। तो हमारा आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल्स। अब इसमें आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अगर आप देखते हो कि आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन is inversely proportional to nucleophilic character। अगर हम बोलते हैं कि कोई अनायन हमारे पास बना हुआ है और वो स्टेबल है, अगर वो स्टेबल है तो उसका नेगेटिव चार्ज मतलब स्टेबलाइज या डिस्पर्स है उसके ऊपर, तो वो आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए कम रहेगा। अब आप पूछोगे जब बेसिक का बताया था हमने, ऐसी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। जैसे हम आप बेस का बोलते हैं कि जो बेस अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है किसी H पॉजिटिव को, उसको अच्छा बेस बोलते हैं। अगर यहीं पे न्यूक्लियोफाइल को बोले हम, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को दे सके, उसको हम बोलते हैं अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर किसी पॉजिटिव पे या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करना है तो नेगेटिव चार्ज को जाके अटैक करना है, तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस पे नेगेटिव ज़्यादा है। जिसका नेगेटिव डिस्पर्स हो गया वो तो स्टेबलाइज हो गया, उसका नेगेटिव कम हो गया। लेकिन अगर किसी का नेगेटिव उसके ऊपर एज सच बना हुआ है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके कंपेरिजन में उतनी ज़्यादा हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे नेगेटिव लेके आते हैं तो यहाँ भी स्टेबलाइज हो सकता है, नेगेटिव यहाँ जा सकता है, अगर इधर से आके इधर भी आ सकता है नेगेटिव, और अगर नेगेटिव यहाँ भी आता है तो नेगेटिव रिंग में भी जा सकता है, तो फर्दर कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारा जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसकी यहाँ पे है। अब हमें यहाँ देखना है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन सब ज़्यादा होगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी। तो मैं इसको डी ऑप्शन को सबसे लिस्ट में लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा है, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसका सबसे कम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आप कहीं पे रेजोनेंस और कहीं नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। अगर ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा। यहाँ भी रेजोनेंस है लेकिन यहाँ सिर्फ दो एटम के बीच में है, वहाँ पे कॉन्जुगेटेड है, ये दोनों ऑक्सीजन भी कर रहे हैं, पूरा रिंग भी कर रहा है। तो इसीलिए इसके कंपैरिजन में इसकी जो स्टेबिलिटी है थोड़ी कम है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो मतलब हमने एक कैरेक्टर यहाँ पे ले लिया। अब इन दोनों कंपैरिजन रह गया है। अब इन दोनों में अगर आप देखते हो तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड रहता है, सारा लिखे तो ये बनता है। फोन से याद रखना है आपको, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। तो अब इन दोनों में से सिर्फ यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो अब हमें ये देखना है कि जो आपकी स्पीसीज चार्ज कैरिंग स्पीसीज हैं वो आपके उस चार्ज को कितना स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेंगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो इसकी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, आपका ये सिस्टम इसकी अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो बी आएगा यहाँ पे। अब लास्ट में क्या बचा आपका सी। अब देखो एक चीज़ और आपको ध्यान देखने की है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे नहीं है, वो कार्बन पे है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फर्दर कार्बन की इससे भी कम होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उससे कम है तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से कम होती है कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो इसका मतलब फिर हमारा वो कंसेप्ट एज सच यहाँ पे रहेगा। मतलब आपका वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करेगा जिसके अनायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। तो ये आपका इसमें ऑर्डर आ गया कि आपकी न्यूक्लियोफिसिटी न्यूक्लियोफाइल से किस तरीके से डिक्रीज करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट। आपको पता है डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। डाइपोल बोला मतलब दो पोल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन जहाँ पे है वहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाते हैं। अब आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन का इफेक्ट इधर है तो इस हाइड्रोजन का इधर है, इसका इधर है तो इस इधर है, मतलब यहाँ पे आपका कोई डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है सारा। नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन को देखते हैं, Cl आपका एक साइड पुल कर रहा है, दूसरा Cl पैरा दूसरी साइड पुल कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई मुझे 5 फोर्स से इधर खींचे, 5 न्यूटन से इधर खींचे, तो मैं ओवरऑल कहाँ खड़ा हूँ, सेम खड़ा रहूँगा, तो टोटल इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल भी आपका सिमेट्रिकल है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या ट्रांस है, अगर Cl इधर खींच रहा है तो Cl इधर भी खींच रहा है, तो मतलब टोटल ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ ये इफेक्ट है, इसमें Cl अगर इधर भी ड्रॉ कर रहा है तो दूसरा Cl भी साइड कर रहा है, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट जनरेट हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन अटैच्ड टू अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब आप अगर आपको पता है अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर देखनी है तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल के बीच में आएगी तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंट्रामोलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ही कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले एक एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे आपके पास OH तो है लेकिन किससे करेगा, दूसरा कोई पोर्शन है ही नहीं, दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं। अगर दूसरी से करेगा तो आपकी इंटरमोलिक्यूलर हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल NH2 N से जुड़ा हुआ H तो है लेकिन किससे करेगा, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे आपके पास जो प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका एसिडिक प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नज़दीक नहीं है, आसपास नहीं है, ये दूर दूर हैं, सेपरेटेड हैं। तो अगर इनमें होगी तो इनमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके कर सकता है, उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है ये। अब इसमें देख लेते हैं किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये आपका O है, ये H है, ये आपके पास एसिडिक प्रोटॉन हो गया। जो एसिडिक प्रोटॉन है आपका, सपोज करो आपके पास यहाँ पे स्पीशीज जनरेटेड है, ये लगा लो, ये है, तो आपका इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है, तो ये आपका ऑप्शन होगा डी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मैच करनी है, दो अलग अलग लिस्ट गिवन है कि कौन सा ग्रुप किस सिस्टम को मार्क करता है। तो सिर्फ मैंने ग्रुप लिखे हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ ग्रुप की किसी से अटैच्ड है। तो हमें इसमें दिया है +I इफेक्ट ग्रुप बताना है, -I बताना है, इलेक्ट्रोफाइल बताना है, न्यूक्लियोफाइल बताना है। तो +I -I आप देख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, तो हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से ग्रुप उस तरह एक्ट करते हैं। अब आपको पता है जितने भी रेजोनेंस शो करते हैं वो सभी इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अगर कोई प्लस, इसमें सिर्फ एक आपका एक्सेप्शन रहता है, यूजुअली जितने भी ग्रुप अगर +R दे रहे हैं तो +I भी लगभग दे रहे हैं वो सभी। लेकिन आपके पास एक्सेप्शन किसका है, हैलोजेंस का, जो -I है और +R देते हैं, ये आपके एक्सेप्शन रहता है। तो अगर यहाँ पे आपके पास ये PH ग्रुप है, ये ट्रसरी ब्यूटाइल है, AlCl3 है, हम सबसे पहले पिकअप करेंगे +I इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है, जो आपका +I इफेक्ट आपका शो कर रहा है। अब आपको पता है ट्रसरी ब्यूटाइल के ऊपर 3 CH3 लगे हैं, तो CH3 का क्या है आपके पास डोनेटिंग +I इफेक्ट है। तो इसका मतलब आपके पास ये मैच हो गया,
कि प्लस आई इफेक्ट इसका होगा। उसके बाद आपको देखना है कि माइनस आई इफेक्ट किसका होगा। अब आपको पता है ये आपका क्या है, पीएच ग्रुप है, जैसे पीएच ग्रुप ऐसे बना देते हैं, ये पीएच ग्रुप है। तो ये अगर किसी भी सिस्टम से अटैच होगा, मान लो यहाँ पे कोई भी सिस्टम है इसमें, तो ये क्या काम करेगा, ये वहाँ पे माइनस आई की तरह एक्ट करेगा ये सिस्टम। तो इसका मतलब आपका माइनस आई इफेक्ट वाला कौन सा हो गया, ये। उसके बाद आपके इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। जो आपके इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज, इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे आगे। इलेक्ट्रोफाइल में आपके क्या होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उसके पास वेकेंट कोई ऑर्बिटल है। तो आपको पता है बोरॉन फैमिली के जो बोरॉन के एल्यूमिनियम आता है, ये सभी के सभी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इसका मतलब दे कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के तो या तो लोन पेयर हो या उसके नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो, तो आपका एल्कोहल रहेगा। तो इस तरीके से आप इनको कोरिलेट कर सकते हो। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग अमीन्स। आपको दो टाइप के अमीन दे रखे हैं, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी देखा था कि जो आपके एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनके नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जाए रहते हैं, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं रहते। तो अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक एरोमेटिक का कंपेरिजन करें तो ऑलवेज एलिफेटिक विल बी मोर बेसिक। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में आप चारों में कंपेरिजन करो तो ये दोनों जो ऊपर वाले हैं इन दोनों का ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में भी आप आगे ज़्यादा किसका होगा, ये वाला जो आपके पास है ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी अमीन, ये आपका प्राइमरी अमीन है। आप यूजुअली जब भी आप सिंपल पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि ये ऑर्डर रहता है 213 213 कुछ ही बोलते हैं बच्चे इसको। तो इस तरीके से रहता है जर्नली ऑर्डर जब आप मिथाइल साथ कंसिडर करते हो उसको, ठीक है। तो आपको पता है सेकेंडरी का आपके प्राइमरी से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें दो रिलीजियन ग्रुप है, लेकिन टर्सरी का कम होता है, वो आप अमीन्स में डिस्कस करेंगे हम। तो आपके पास जो दोनों यहाँ पे गिवन है उसमें आप बोलोगे कि बी का सबसे ज़्यादा है, फिर ए का है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बच गए। इसमें आपका जो यहाँ पे लोन पेयर है उसके साथ एक रिंग जुड़ा हुआ है, इसमें लोन पेयर के साथ दो रिंग जुड़े हुए हैं, मतलब इसका लोन पेयर एक रिंग में जा सकता है, उसका लोन पेयर दो में जा सकता है। तो उसके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी नाइट्रोजन के ऊपर रहने की वो और भी कम हो जाएगी। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो आपके पास सी का ज़्यादा होगा देन डी, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन दोनों रिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, इसके फिर भी एक ही रिंग में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से आप इनकी बेसिसिटी कंपैरिजन कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना है, और ऐड भी नहीं है वो सब्स्टिट्यूट है। आपके पास सिंपल आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल मैंने बोल दिया तो ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है उसके ऊपर। तो अगर ये रिएक्शन होनी है तो इसमें होने में आपका जो अटैक होता है वो इसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है या आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर कौन ज़्यादा अटैक करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इन चारों में से इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज़्यादा कौन सा है। यहाँ पे तो आपका सिंपल बेंजीन हो गया, उसके बाद कंपैरिजन है, इस पे ग्रुप लग रहा है नाइट्रो जो विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पे ग्रुप लग रहा है जो Cl जिसका माइनस आई इफेक्ट भी है प्लस आर भी है, लेकिन माइनस आई डोमिनेटिंग ओवर आर, तो इसका मतलब ये भी ओवरऑल विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। तो स्ट्रक्चर कौन सा बच गया, CH3। CH3 का क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो ये CH3 आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिंग के इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिंग की डेंसिटी बढ़ा के रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के ऊपर बड़ी रहेगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की ज़्यादा रहेगी। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिस्टिलेशन कांस्टेंट। आपको पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि जो आपकी pK वैल्यू है उसका Ka के साथ क्या रिलेशन है और Ka का एसिडिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो जो Ka है आपका वो एसिडिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट इसी को बोलते हैं हम Ka को। तो अब आपका पूछा उसने विच हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका अगर ये स्मॉल हो गया तो ये भी स्मॉल होगा, तो आपको मतलब लेस एसिडिक बताना है कि सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा है इनमें से। अब देखो अब आपका जो एसिड प्रेजेंट है वो आपका सिंपल वही अपने फंडा बनाना है। आप यहाँ नेगेटिव जनरेट कर दो, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो उस नेगेटिव के जितने नियरेस्ट कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पे हमारे पास दो ही एटम यूज हैं F और Br। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका ट्रेंड रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो आपको पता है फ्लोरीन आपका ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इन कंपेरिजन टू ब्रोमीन। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जहाँ जहाँ फ्लोरीन है,
फ्लोरीन यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इस वाला फ्लोरीन है जो इस कार्बन के नियरेस्ट पे है, तो ये सब ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद ये वाला करेगा। अब यहाँ आपके पास 2 बच गए हैं, इन दोनों में से ये Br इसके नियरेस्ट है, जस्ट एडिसेंट कार्बन पे है, तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये आपका दूर है। तो अगर हम देखें तो सबसे कम स्टेबलाइज ये कर रहा है, इसका मतलब ये वेरी लीस्ट एसिडिक है, ये आपका लीस्ट एसिडिक है आपका, इसकी एसिडिटी सबसे कम है। अगर इसकी एसिडिटी सबसे कम है तो इसका मतलब इसका डिस्टिलेशन कांस्टेंट सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग बेसिसिटी ऑर्डर बताना है हमें इन चारों में कि बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा। तो अगर आप देखो कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि इनमें कोई जितने भी आपके NH2 प्रेजेंट है वो डायरेक्ट एरोमेटिक हैं या कुछ एलिफेटिक कैरेक्टर भी वाला कोई उनके अंदर प्रेजेंट है। अब आप देखोगे ये नाइट्रोजन वाला है, ये डायरेक्ट अटैच है, ये भी डायरेक्ट अटैच है, ये भी डायरेक्ट अटैच है, ये डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन वाले पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग के अंदर नहीं आएंगे, तो इजीली अवेलेबल रहेंगे, तो मोस्ट बेसिक रहेगा आपका। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी आपकी होगी डी की। अब आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है 3, इनमें से डिफाइन करना है कि कौन से की ज़्यादा हो कौन से की नहीं। सबसे पहले जो आपके पास इनमें आपको एक चीज़ बड़ी अच्छे से पता है कि ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी बढ़ाता है, तो बेसिसिटी क्या करेगा, कम करेगा। तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी सबसे कम होगी, तो हम इसको सबसे लास्ट में रखते हैं ए कैटेगरी में यहाँ पे। अब आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। अब आपको जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका पता होना चाहिए कि कैसा ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है, यहाँ मेटा पोजिशन पे लगा नाइट्रो तो -I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट है तो -I और -R दोनों बताएगा यहाँ पे। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जब आप किसी की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिस्टम चेक करते हो तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिसिटी, उसके बाद हम जाते हैं रेजोनेंस, उसके बाद हम जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे, और फिर लास्ट में जाते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे इंडक्टिव प्लस रेजोनेंस है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा या डोमिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे R क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट एक्ट कर रहा है, वहाँ पे -I -R दोनों इफेक्ट एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपका जो C है उसकी एसिडिटी बेसिसिटी ज़्यादा होगी देन B। तो DCBA ये आपका ट्रेंड रहेगा इसमें बेसिसिटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। देखो एसिडिक बोला है उसने, तो एसिड की जब बात करते हैं हम क्या बोलते थे कि H पॉजिटिव निकलने के बाद जो स्पीसीज बनती है कॉन्जुगेट बेस वो कितना स्टेबल है। तो अब स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले 3 हेक्सेनोन, ये हो गया आपका। आपको 3 पोजिशन पे कीटो ग्रुप लगाना है, मतलब ये बन गया आपका। अब 2,4 हेक्साडाइओन, आप वैसी 6 मेंबर सिस्टम बना लीजिए, ये बन गया आपका। अब आपको 2 और 4, 2 और ये आपकी 4 पोजीशन आ गई, इस पे आपने कीटो ग्रुप लगा लिए। अब यहाँ पे आपका 2 5 है, 2 3 4 एंड दिस इज 5। अब नेक्स्ट है आपका 2 एंड 3 पे लगा लिया आपने इस तरीके से। अब आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो अगर यहाँ से आपका H पॉजिटिव यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ दोनों जगह एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 इधर है 2 इधर है, 4 है टोटल इसमें। तो यहाँ से अगर नेगेटिव निकले या नेगेटिव आपका यहाँ से निकले, दोनों कंडीशन में वो ऐसे स्टेबलाइज हो सकता है बस। अगर आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वो भी इधर स्टेबलाइज, यहाँ से भी स्टेबलाइज होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव निकले तो उसके पास स्टेबलाइज होने के लिए 2 प्रोबेबिलिटी है, ये भी और वो इधर जा करके ऐसे भी स्टेबलाइज हो सकता है। तो आपके पास 2 रेजोनेटिक स्पीसीज होगी वहाँ पे जिसको जिस तरीके से स्टेबलाइज किया जा सकता है। अब अगर यहाँ पे निकले या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले यहाँ से निकले, सबके पास एक ही प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वहाँ भी एक है, यहाँ से निकले उसके पास भी सिर्फ एक कीटो है। तो एकमात्र ये आपके पास ऑप्शन है 2,4 हेक्साडाइओन का, जहाँ आपका जो एसिडिक प्रोटॉन है उसके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने आप को 2 कीटो ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर स्टेबलाइज कर सकता है। सो इसमें मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन जो हाइड्रोजन होगा आपका वो बी ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोअर सोल्युबिलिटी इन वाटर। आप बार बार पढ़ते हो कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो आपको पता है वाटर कैसा है आपका, पोलर। तो अगर उसमें कोई पोलर रीजन वाला आप सब्सटेंस डालोगे तो उसका डिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगी, उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आपके पास इन सब में आप देख रहे हो कि आपके पास OH प्रेजेंट है,
और उसने पूछा है कि लोअर सोलिबिलिटी, सबसे कम सोलिबिलिटी किसकी होगी। तो अगर इनमें देखें आप तो इसमें आपका यहाँ तो आपके 2H है, यहाँ सब ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी। अब जिसमें नॉन पोलर पार्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक, आपको पोलर में डिजोल्व करना तो पोलर ही चाहिए ज़्यादा। अब आपके पास अगर हम इन सब ऑप्शंस में देखें तो इनमें भी OH है, यहाँ भी एक आपके सिस्टम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम कार्बन चेन है यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आपके 4 कार्बन है। अब दोनों इन, अब यहाँ पे क्या है, अगर सिंपल देखें तो एलिफेटिक है तो या एरोमेटिक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 ये जो आपके कार्बन की चेन है जो स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे आपका जो है ब्रांचिंग है। तो आपने पढ़ा होगा जब आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते थे, तो जब आपका ब्रांचिंग होती है वो आपके सरफेस एरिया को डिक्रीज करती है, और इसकी वजह से आपके जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उस मॉलिक्यूल को डिजोल्व करने के लिए आपके पास सरफेस कम रहेगा, तो इसका मतलब उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन दोनों में आपका कंपैरिजन रह जाता है, इसमें और इसमें। और इसमें ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग है जो आपकी सोलिबिलिटी को डिक्रीज करता है, डिक्रीज द सोलिबिलिटी। और अगर ये कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास सोलिबिलिटी का आंसर हो गया ये। तो आपने देखना है किसके अंदर एलिफेटिक बल्क ज़्यादा है, मतलब कार्बन वाला सिस्टम का हाइड्रोकार्बन सिस्टम ज़्यादा है, क्योंकि वो नॉन पोलर है तो आपके वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एसिडिक नेचर ऑर्डर देना है हमें इस सारे सिस्टम का। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं देखना कि जैसे हमने देखना अमीन देख लिया यहाँ पे, तो कभी हम इसको देखते हैं इसका बेसिक ऑर्डर बना दे। देखो बेसिक ऑर्डर भी बन सकता है इसका, एसिडिक, हम दोनों डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। आपको पता है एसिडिक और जो बेसिक ऑर्डर दोनों रिवर्स रहेंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे पहले एसिडिक पूछा है तो हम एसिडिक ही बनाएंगे। अब एसिडिक में देखते हैं, देखो एसिडिक बनाना है तो आपका H पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। H पॉजिटिव निकाल के यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर लो, नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। अब आप देखो इस नेगेटिव को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है। अब आपको सभी ग्रुप्स का इफेक्ट लिख लेते हैं पहले इनके ऊपर। ये जो आपके पास ग्रुप है इसका है आपके पास +R इफेक्ट है इस ग्रुप का। ये यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर है, इसके अंदर दे सकता है, इसका सिर्फ +I इफेक्ट है। और इस ग्रुप का हमने पीछे भी किया था -I और -R दोनों हैं। इस ग्रुप का आपका -I भी है और +R भी है, पर -I इज डोमिनेटिंग, जो हेलोजेंस में हम बोलते हैं। तो ये आपके पास प्रेजेंट है। अब नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा विड्रॉ कौन कर रहा है, ये वाला। इसका मतलब ये इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर ये इसको स्टेबलाइज करेगा तो आपके पास ऑर्डर क्या रहेगा, एसिडिटी का सबसे ज़्यादा एसिडिटी इसी की होगी। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपके पास -I वाला दूसरा विड्रॉइंग और कौन सा है, ये वाला है। उसके बाद आपको इन दोनों में चेक करना है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के ऊपर +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हमने भी डिस्कस किया था कि रेजोनेंस हम जो आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर लेते हैं किस में लेते हैं, एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस पहले आता है, इसका मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा है। तो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब रेजोनेंस से उसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इन दोनों में इसका जो एसिडिटी होगी वो सबसे कम हो जाएगी। मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगा ये आपके पास एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर आ गया है। अगर आपसे पूछा जाए बेसिक करैक्टर तो सिर्फ आपने उठा के इसको रिवर्स कर देना है, वो आपका बेसिक करैक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी। तो उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे हम सब कुछ, जस्ट इसके एरो चेंज कर देंगे। ये आपके पास बेसिक करैक्टर का ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से आप एसिडिटी और बेसिडिटी को कंपेरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फिनोल्स विल बी। आपके पास डिफरेंट फिनोल दे रखे हैं, उनके सिचुएशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चीज़ें पिकअप करते हैं कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है। आपको एसिडिक करैक्टर कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली सभी से हाइड्रोजन हटा देता हूँ और उसको नेगेटिव बना देते हैं। इससे पहले हम एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे ये मैंने इसको किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको दो चीज़ें कंपैरिजन करना है। एक तो आप जो कंजुगेट बेस का करते थे, उससे पहले ईज ऑफ हाइड्रोजन लीविंग, H पॉजिटिव कैसे लीव करता है वो, उसकी ईज कितनी है लीव करने की। अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले इंट्रामोलिकुलर एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को हम कंसिडर करते कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें, तो आपका ये यहाँ पे जो H है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में इजीली नहीं निकल सकता, ये ट्रैप्ड रहेगा। कैसे ट्रैप रहेगा मैं उसको बना के दिखाता हूँ आपको भी।
ये आपका H हो गया, ये हो गया। तो ये आपका है जो ये फंसा हुआ है इसमें, ठीक है। अब ये इस टाइप की कंडीशन है। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे OH से नाइट्रो है जो ऑर्थो पे है, यहाँ मेटा पे है, यहाँ मेटा पे है, यहाँ पैरा पे है, ठीक है। तो आपको पता है जो नाइट्रो है उस ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, -I और -R इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है इसका भी -I और -R इफेक्ट होगा, इस ग्रुप का भी -I और -R होगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसका सिर्फ -I होगा क्योंकि मेटा पे है, इसका -I होगा। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये जो दो हैं इनकी इन दोनों से तो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है। अब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन रहता है, इन दोनों का अगर आपस में कंपैरिजन हम करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखो H पॉजिटिव जब निकलना आसान नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आपका अगर पॉसिबिलिटी हुई तो इंटरमोलिक्यूलर की होगी, और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो मतलब ज़्यादा बंधा रहेगा, उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो आपका ऑर्थो है उसकी एसिडिटी पैरा वाले कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर बनेगा फर्स्ट C देन A। अब इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि इनसे भी कम हो जाए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो थोड़ा लेट टूटेगा, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी से टूटेगा, तब भी जो O नेगेटिव बनेगा उसको स्टेबलाइज ये कर देगा, ठीक है। अब बाकी में आप सभी में क्या कर सकते हो, सिंपल आप O नेगेटिव स्टेबलाइज करके, यहाँ मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया कि इस कारण से इन दोनों में होती है। उसके बाद जब आपकी अब थोड़ा लेट निकलेगा ऐसे कंपैरिजन में, लेकिन निकलेगा तो है, उसके बाद जब मेरे पास स्पीसीज जनरेट होगी तो वो ऐसी ही होगी, सभी में मेरे पास O नेगेटिव ऐसे ही जनरेट होगा। यहाँ भी O नेगेटिव होगा, वो ऐसे ही होगा, यहाँ पे O नेगेटिव होगा। अब आपको स्टेबिलिटी देखनी है, हमने इन दोनों की देख ली, इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर ली कि इन दोनों की अगर स्टेबिलिटी में हम देखें तो यहाँ पे आपका पैरा ज़्यादा है, फिर आपका ऑर्थो वाला है। अब इन दोनों में जो आपके पास O नेगेटिव है, नाइट्रो ग्रुप उसके मेटा में है, दोनों में देख लो, यहाँ पे यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। इसका मतलब मेटा का तो जो इफेक्ट है नाइट्रो का वो दोनों में सेम है, तो क्या चीज़ है जो उनको डिफरेंशिएट करती है। यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे देखा तो इस O नेगेटिव के एक तो ऑर्थो में आपका मिथाइल ग्रुप था, दूसरा आपका मेटा में था। उसके बाद जो ये O नेगेटिव है इसका एक ऑर्थो में था, दूसरा पैरा में था। अब मिथाइल ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है आपको पता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा या फिर आपका +I इफेक्ट होगा उसका। तो जो +I इफेक्ट है वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है। अब आपको पता है जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन उसमें रिलीज ज़्यादा करेगा उतना ही वो स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज वाला डिस्टेबलाइज होगा। अगर डिस्टेबलाइज होगा तो एसिडिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके ऑर्थो में प्रेजेंट है एक मेटा में, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो डिस्टेंस सेपरेटिंग इफेक्ट, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता चला जाएगा वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसको कितने कार्बन बनाना पड़ रहा है, यहाँ पे इस कार्बन से आगे यहाँ भी 1 2 3 4, आपको पता है आप बोलते हो 2 और 3 एटम्स के बॉन्ड के डिस्टेंस के बाद आपका ये जो +I इफेक्ट होता है कम हो जाता है, मतलब खत्म से हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ वाला जो मिथाइल है वो इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, उसको डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ जो मिथाइल है ऑर्थो दोनों में, ऑर्थो सेम है उसको भूल जाओ। अब रहा मेटा और पैरा, पैरा का इफेक्ट बहुत लाइट पड़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसको डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। लेकिन मेटा क्या है उससे कंपैरेटिवली 2-3 बॉन्ड कम है, उसके नियरेस्ट है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ये इसको डिस्टेबलाइज ज़्यादा करेगा। अगर ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा तो इसका मतलब क्या, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं होगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं होगा तो एसिडिटी नहीं आएगी। तो इसका मतलब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं तो आपके पास डी का एसडी करेक्टर ज़्यादा होगा देन बी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना। ये इस टाइप का क्वेश्चन 3-4 कंसेप्ट को क्लियर करता है। इसमें आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करेंगे और भी आपके एसिडिटी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ दी स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी, आपको सिंपल दे रखे हैं कार्बन आयन बना के, आपको स्टेबिलिटी बतानी है। अब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, आपको पता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यहाँ पे जो अटैच्ड है वो sp3 सिस्टम से अटैच्ड है, मतलब जिस ग्रुप से अटैच्ड है उसका सिर्फ +I इफेक्ट है इस ग्रुप का। ये इसका मतलब क्या है
इनके कंपैरिजन में ये और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और नेगेटिव को अगर और इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है। अगर कोई चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब डी की जो आप स्टेबिलिटी देखते हो सबसे कम आएगी। अब इनके कंपैरिजन कर लेते हैं। सब में बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अब बेंजीन रिंग देखो, ये नेगेटिव बेंजाइलिक पोजिशन है, ये आपका नेगेटिव है, जो ये आपका रिंग में आके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। अब इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है कि ये रिंग तो आपका अनसब्स्टिट्यूटेड है, ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड है। अब देखो रिंग के ऊपर क्या ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OCH3 लगा है आपका, जिसका प्लस आर इफेक्ट भी है, और आपका प्लस आर इफेक्ट है जिसका। अब CH3 यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे कंजुगेशन शो कर सकता है। तो ये दोनों क्या सिस्टम है, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल वाले कंपैरिजन में इनकी एसिडिटी कम, इनकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। तो उसके बाद आएगा आपका बी। अब इन दोनों में से आपको कंपैरिजन करना है। आपको पता है रेजोनेंस इज मोर प्रोमिनेंट इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस उसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब रेजोनेंस के केस में जो उसकी स्टेबिलिटी है वो उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, एसिडिटी हम उसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लेंगे। तो आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट है, जहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे उसके बाद स्टेबिलिटी उसकी आएगी, उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी जिसके अंदर आपका प्लस आई सिर्फ है, और उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी बी वाले की, जिसके अंदर सिर्फ ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना कोई प्लस है, ना कोई प्लस आई है, ना प्लस आर है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यानी कि रेजोनेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एसिडिटी कैरेक्टर इन दोनों कंपैरिजन करना है। आप देखोगे तो दोनों के दोनों आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, सिर्फ डिफरेंशिएट किस चीज़ का है, मिथाइल का, जो मिथाइल स्पीसीज में अटैच्ड हो रखी हैं। जो आपके मिथाइल, हमने लास्ट टाइम भी ऐसी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम, उसमें इस टाइप का एग्जाम्पल था। अब इसमें आपको क्लियर करना है कि इन मिथाइल के डिफरेंशिएट होने से क्या हो जाता है। अब देखो अगर यहाँ पे आपको पता है कि इसके अंदर कहीं भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, इंटर की हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका H पॉजिटिव हटा के यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, यहाँ भी H पॉजिटिव हटाया, नेगेटिव लगा दिया। अब हमें स्टेबिलिटी देखनी होती है। आपको पता है ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, इसका माइनस आई भी है और माइनस आर इफेक्ट भी है। तो ये आपके O नेगेटिव से विड्रॉ करेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस से, पैरा पोजिशन पे है। यहाँ पे भी आपका जो प्रेजेंट है उसका माइनस आई भी है, उसका माइनस आर भी होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी आपका कोई भी ऑर्बिटल आपके अगर ओवरलैप करना चाहते हैं और रेजोनेंस करने के लिए, तो उन दोनों ऑर्बिटल्स को आपका इस टाइप से पैरेलल आना पड़ेगा, उनको ऐसे पैरेलल आना पड़ेगा। अगर वो पैरेलल नहीं है, तो अगर उनमें से एक भी ऐसे हो जाता है तो आपका उसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसको हम बोलते थे सर इफेक्ट, मैंने आपको बताया था। उस कंडीशन में क्या था, आपके जो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये नाइट्रो को आउट ऑफ प्लेन धकेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गया है। तो उस आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से जो आपका नाइट्रोजन है वो एक प्लेन में नहीं रह पाया, तो उसका इस कार्बन का जो इसके पास यहाँ पे ऑर्बिटल है, इस नाइट्रोजन का उससे ऐसे हो गया, उसके पैरेलल नहीं रहा, उससे वो डेविएट हो गया अपनी पोजीशन से, क्योंकि उसको रेजोनेंस में उसको अपने आप को इस मॉलिक्यूल में स्टेबलाइज करना है। मिथाइल के साथ जो स्टीरिक रिपल्सन है उसमें उसको स्टेबलाइज करना है, तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई। उसकी वजह से दोनों पैरेलल नहीं रहे। अगर दोनों पैरेलल नहीं रहे तो इसका जो माइनस आर इफेक्ट है वो तो ऑपरेट ही नहीं हो सकता यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसीलिए यहाँ सिर्फ माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आई और माइनस आर है, तो दोनों उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको, जो आपके फ्री रेडिकल डिफरेंट प्रेजेंट है। तो फ्री रेडिकल जहाँ प्रेजेंट है आपने उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ काउंट करना है। आप ऐसे नहीं देखोगे कि इसको मूव करा के कहाँ पहुँच रहा है फिर वहाँ से क्या स्टेबलाइज होगा। आप जैसे मेरे पास ये अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है, तो मैं सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करूँगा एरोमेटिसिटी का तो कोई चांस है ही नहीं। मैं देखूँगा कि कहीं रेजोनेंस क्या किसी को स्टेबलाइज कर रहा है क्या। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसके अल्टरनेट पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखें इसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, और साथ में इधर CH3 भी है, मतलब इसके लिए यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और इधर एक इसके पास रेजोनेंस भी है।
1 रेजोनेंस है उसके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर आपका इतनी स्टेबिलिटी शो कर रहा है। अगर इसकी बात करूं मैं तो इसके पास सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और रही बात आपके जो विनाइल वाले होते हैं, आपको पता है जो ये जितने भी कार्बन थे, ये सभी कार्बन पे जहाँ पे ये बना हुआ है, ये सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जैसे आपका सिंपल जो आपका कार्बन स्पीसीज जैसे इसमें आप पढ़ते हो कि आपके पास ये कार्बोक्टेन है, इसमें आपको डिटेल में कराएंगे भी इसका। अब उसी टाइप से यहाँ पे जो कार्बन आपके पास प्रेजेंट है वो कार्बन आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, मतलब उस कार्बन की एसिडिटी ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ एसिडिटी ज़्यादा है, सॉरी उसकी इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी ज़्यादा है मतलब उसको खींच के रखेगा। तो यहाँ पे जब भी फ्री रेडिकल बने चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज बने, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज से अगर कोई और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, और किसी भी चीज़ का अगर कोई चार्ज इंटेंसीफाई कर रहा है तो इसका मतलब है उसको डिस्टेबलाइज करता है। तो आपके पास जो यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों विनाइल वाले, ये इससे कम स्टेबलाइज होंगे। अब हमें इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में क्या आपके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सिर्फ एक H है, तो इसका मतलब अगर इसके लिए बनेगा भी तो यहाँ पे एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे 2 HH हैं, तो इसके लिए 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो अगर हम इसका टोटल कंपैरिजन करें तो इसका ऑर्डर रहेगा B आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आपका A आएगा, उसके बाद हमारा D आएगा, फिर लास्ट में C आएगा। तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इनकी स्टेबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। हमें इनको सबको अरेंज करना है इनकी एसिडिटी के अकॉर्डिंगली। अब आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर जब हम देखेंगे तो सबसे पहले सब में से H पॉजिटिव निकाल देते हैं, H पॉजिटिव निकाल के इन पे नेगेटिव जनरेट कर देते हैं। नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। अब आपको स्टेबिलिटी देखनी है कि इनकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन में कि इसमें से आपका अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ऐसे आती है। अगर ये स्टेबिलिटी ऐसे है मतलब ये आपका इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, मतलब ये सिमेट्रिकल सिस्टम है आपका, तो सबसे ज़्यादा इसकी थी। उसके बाद हमारे पास ये सिस्टम जो प्रेजेंट था, अगर इस H को हम PS से रिप्लेस कर देते हैं तो जो फिनाइल ग्रुप है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, मतलब प्लस R की तरह एक्ट करेगा। तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम प्रेजेंट थे, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो इसकी जो आपकी एसिडिटी थी फॉर्मिक एसिड की B की, वो सबसे ज़्यादा होगी। फिर A बेंजोइक एसिड आएगा। अब आपके जो 3 बचे हैं इसमें से फिनोल जो प्रेजेंट है आपके पास, फिनोल में क्या है कि आपका O नेगेटिव जाएगा, रिंग के अंदर आके स्टेबलाइज हो सकता है, तो उसके बाद इसका आएगा। अब इन दोनों में से आपको ये देखना है कि ये जो ऑक्सीजन है और ये आपका जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन स्पीसीज है हमारे पास, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से में से ज़्यादा होती है, तो इसलिए अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहेगा दैट विल बी मोर स्टेबल देन कार्बन 1, तो इसका आएगा DE। ये आपका कंपैरिजन रहेगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग विल बी। हमें इसका बेसिटी ऑर्डर कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई इसमें एलिफेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, सबके नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़े हुए हैं या कोई अलग भी है, ये अलग है यहाँ पे CS2। तो इसका मतलब इसके रिंग के में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसकी जो का जो बेसिक कैरेक्टर सब ज़्यादा होगा। अब रिमेनिंग 3 हमें कंपैरिजन करने हैं। यहाँ पे सिंपल NH2 प्रेजेंट है, सिंपल NH2 प्रेजेंट है हमारे पास, उसके इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिंग के अंदर जा सकते हैं, रिंग पे आगे कोई ग्रुप नहीं है, तो उसके बाद नंबर आएगा एनिलीन का। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है हमें, इन दोनों में अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है उसका -I इफेक्ट भी है और उसका -R इफेक्ट भी है, दोनों इफेक्ट हैं। तो जो पैरानाइट्रो आपका एनिलीन है वो आपका लिस्ट बेसिक होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन उसके विड्रॉ कर सकता है। इधर आपका D आएगा। अब आपका कंपैरिजन के लिए ये बचा हुआ एस्टिनलेड। एस्टिनलेड में क्या है कि आपके जो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे अब वो CO की तरफ भी जाएंगे, CO वाली साइड भी आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद आपका इसका नंबर आता है क्योंकि COCH3 जो ग्रुप है वो नाइट्रो कंपैरिजन में
देखो इसका भी वही इफेक्ट है, इसका -I भी है और -R भी है, लेकिन नाइट्रो के कंपैरिजन में जो COCH3 होता है उसका भी ड्रॉइंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। तो अगर हम इनको देखें 1 बाय 1 करके, तो इनके ऑर्डर देखने हैं हमें। अब सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन जो नाइट्रोजन है, वो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उस पर भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी है और इस पे भी है। अब इसमें आपको चेक करना है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम चेक करें तो ये वाला sp3 है, ये वाला sp2 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब आप देखो ये दोनों लगभग सिमिलर सिस्टम है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट क्या है कि आपका रिंग कितना बड़ा है। यहाँ पे रिंग 6 मेंबर्ड है, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है। अब जो 5 मेंबर्ड आपका रिंग होता है उसका जो कंपैरिजन अगर हम 6 मेंबर्ड से करें तो उस कंपैरिजन में उसमें थोड़ा स्ट्रेन ज़्यादा होता है। और जब भी वो बेस के होता है, जब अपने लोन पे की पॉजिटिव को दे दें, जब भी वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो देने के बाद वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज वो स्पीसीज उसकी बन जाएगी वो है जो उससे थोड़ा रिंग का स्ट्रेन कम हो जाता है। इसलिए ये 5 मेंबर्ड वाला 6 मेंबर्ड कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक रहता है। तो मतलब इसका बनेगा D फिर A। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें अगर, तो sp3 जो कार्बन है, sp3 कार्बन sp2 के कंपैरिजन में sp3 कार्बन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उतनी कम नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी sp2 के कंपैरिजन में कम होती है। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकेगा उसके कंपैरेटिवली। और दूसरा इस पे आपका इसके बाद आएगा C और सबसे लास्ट में आएगा आपका B। मतलब आपका जो पिरिडीन सिस्टम प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए उसके अपने इलेक्ट्रॉन पकड़ ज़्यादा है, उनको ईजिली डोनेट नहीं करेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द इफेक्ट्स। हमें इसमें से एक ऐसा मॉलिक्यूल बताना है कोई भी जिसमें सारे इफेक्ट हों। ये आपका इंडक्टिव है, मीजोमेरिक जिसको रेजोनेंसी बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। अब आपको इनमें से कोई मॉलिक्यूल चूज करना है। अगर हम इसके अंदर देखें, इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि आपका Cl इधर खींच रहा है CH3 से, तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है। लेकिन अब दूसरी बात अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आपका ये CH3 होगा, तो आपका उसके अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट तो है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट हो सकता है। लेकिन आप यहाँ किसी भी सिस्टम में आप इसके ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए आपको रेजोनेंस लगाने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि जो मेरे पास बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी अल्टरनेट पोजीशन पे या तो कोई डबल बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या कोई चार्ज स्पीसीज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई फ्री रेडिकल हो या कोई भी आपका अदर कोई भी स्पीसीज जो चार्ज को डिलोकलाइज कर सके, तो वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इसमें आते हैं, इस वाले सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, इसमें रेजोनेंस तो पॉसिबल है, ये हो सकता है, मतलब आपका मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट तो आ गया। उसके बाद ये CH3 जो इसमें आपके अंदर यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, ये CH3, अब देखो अगर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो बनने के बाद यहाँ क्या आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड अब चला जाएगा, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O CH3। अब आप इस स्पीसीज के अंदर चेक कीजिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी है और इसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर सकता है। तो इस C वाले के अंदर सभी के सभी इफेक्ट होंगे। अब अगले वाला चेक करते हैं, यहाँ पे आपका ये मूव कर सकता है, ये चार्ज ही मूव कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव अगर इसको हम ऐसा करें तो यहाँ पे इस टाइप की स्पीसीज जनरेट हो जाती है, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव के पास कोई CH3 नहीं है या कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन या इसको इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सके। तो इसका मतलब सिर्फ C ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये सभी इफेक्ट देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम बेसिसिटी बतानी है हमें, इनमें से किसकी मैक्सिमम बेसिसिटी होगी। अब आपको देखना है कि जो आपके नाइट्रोजन हैं वो उनके पास सबके पास लोन पेयर हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ये आपका ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 है, बाकी सभी आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड आपके नाइट्रोजन है, आपने अब इसका मतलब कंपैरिजन करोगे तो इन तीनों में से तो आउट होगा पहले। अब इन तीनों में से कंपैरिजन करना है तो आपको क्या देखना है कि जो आपके पास CH3 ग्रुप है ये आपके पास कैसा ग्रुप है। ये तो अनसब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे कुछ नहीं है।
CH3 है रिलीजिंग, जो बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। NO2 है विड्रॉइंग, यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर हम इन तीनों चारों का कंपैरिजन करें तो जो B वाला है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब ज़्यादा बेसिक की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम इनका ऑर्डर भी लिखें तो पहले B आएगा, फिर B के बाद हमारे पास क्या आता है, आपके पास A आता है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये नाइट्रो विड्रॉ कर रहा है इससे C, बट उसके बाद ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे D आएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमम बेसिसिटी किसकी है, तो उसका आंसर होगा B। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बताना है इन चारों में से। अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ पे, इस पे क्या क्या पॉसिबल है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसका एक आपके पास रेजोनेटिक सिस्टम भी बन सकता है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका देखिए अगर हम, तो इसके पास 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, सॉरी इसके पास 3 यहाँ से हैं और 2 यहाँ से, टोटल 5 हो गए, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके पास। और अगर इसके पास कंपैरिजन करें हम तो यहाँ सिर्फ 2 प्रोटॉन है, तो इसके पास 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है और 1 रेजोनेंस है। इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, इसके पास 4 हाइपर कॉन्जुगेशन बन सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, इसके पास जो सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है इसके ऊपर ऐसे बनेगा, तो आपके पास 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दूसरा, जब ये यहाँ से मूव करेगा अपने इलेक्ट्रॉन ले करके तो ये यहाँ पे आता है, और ये पोजीशन इस बेंजीन रिंग के लिए कौन सी पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन। और आपको पता है एलाइलिक और बेंजाइलिक होती हैं जो नॉर्मल वन से हमेशा ज़्यादा स्टेबलाइज होती हैं। तो इसीलिए इन सब में से C विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है और ये बेंजाइलिक पोजीशन पे भी प्रेजेंट है, तो एक्स्ट्रा रिंग की स्टेबिलिटी भी इसको मिलेगी। तो इन सब रीजन की वजह से ये आपका बेंजाइलिक सिस्टम में स्टेबलाइज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा C। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आप तब तक इनको अच्छे से कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, और अगर दिक्कत है तो हम नीचे लिंक में गिवन भी है, आपको सभी लिंक मिलेंगे आपको पिछली वीडियो के हमारे, तो आप वहाँ से जाके इसको देख भी सकते हो। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।